वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस थी, क्लियर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दूर की थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स थे एक बार सिंपली सुन लेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी या डीमेरिट्स ऑफ वीबीटी, क्लियर, डीमेरिट्स ऑफ वीबीटी। तो इसने क्या बोला डीमेरिट्स में, एक तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, वीबीटी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सीएफटी एक्सप्लेन करेगा अभी, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कांट was not able to explain color of complexes। explain color of complexes। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये। थर्ड, डी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफेरेंस हो रहा था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कांट एक्सप्लेन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस। डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस जो था उसको एक्सप्लेन, मतलब डी का इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप ही आगे 4p में, 3d का इलेक्ट्रॉन 4p में चला गया या 3d का इलेक्ट्रॉन 4p में चला गया, उसको एक्सप्लेन, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा होता था। ट्रांसफेरेंस, डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, अपने आप ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है 3d से 4p में या 3d से 4d में, तो नहीं, कुड नॉट, वाज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में, कुड नॉट डिस्टिंग्विश could not differentiate between weak field ligands and strong field ligands, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था। और इसके अलावा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इट नॉट एबल टू एक्सप्लेन, कुछ लिगेंड्स के केस में पेयरिंग हो रही है, बैक पेयरिंग हो रही थी, कुछ लिगेंड्स के केस में बैक पेयरिंग नहीं हो रही थी, कुड नॉट एक्सप्लेन pairing of electrons, could not explain pairing of electrons। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसलिए ये वीबीटी के डीमेरिट्स है, क्लियर, दीज वर द डीमेरिट्स ऑफ वीबीटी, ये डीमेरिट्स है वीबीटी के, इनको एक्सप्लेन करने के लिए सीएफटी दी गई थी। अब सीएफटी, वीबीटी ने तो माना था, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, वीबीटी ने माना कि जो लीगेंड, मेटल और लीगेंड का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, मेटल और लीगेंड का बॉन्ड क्या कोवेलेंट है। इसमें क्या माना सीएफटी ने, इसलिए माना कि इस लीगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिए सेंट्रल मेटल एटम को, मतलब इसने कोवेलेंट कैरेक्टर को अकाउंट में नहीं लिया सीएफटी ने। सीएफटी ने क्या माना, दैट फोर्सेस बिटवीन द central metal ion and the ligands are similar to the forces which exist between the ions in a crystal, therefore it is called as crystal field theory। इसने मेटल और लिगेंड, ये वीबीटी ने माना, ये वीबीटी के अकॉर्डिंग था, मेटल लिगेंड का बॉन्ड क्या था, कोवेलेंट था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, मेटल को इसने कैटायन मान लिया था, कैटायन मान लिया, लिगेंड को मान लिया था, लिगेंड को मान लिया पॉइंट चार्ज या डाइपोल मान लिया था, यानी एनायनिक लिगेंड माना या न्यूट्रल लिगेंड माना। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, मेटल आयन को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कंप्लीटली। तो ये इसमें ध्यान रखना इसके अंदर कि इस तरह से इसने बॉन्ड को क्या माना, आयनिक बॉन्ड माना इसने, आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन द ligand and the central metal ion was assumed to be ionic, and forces are similar to the forces which exist between the ions in a crystal, ये ध्यान रखना है, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड इस केस में आयनिक था, ये ध्यान रखना है। इसीलिए ये हाइब्रिडेशन कब एक्सप्लेन होती है, जब क्या हो, बॉन्ड हो हमारा कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो, तो हाइब्रिडाइजेशन को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था सीएफटी। तो ये इसका डीमेरिट भी था कि इसने कोवेलेंट कैरेक्टर को अकाउंट में नहीं लिया था, सो ही वाज नॉट एबल टू, सो द सीएफटी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली द हाइब्रिडेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसलिए हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में तो कोई शेप होती नहीं है, कोई हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है, तो इसको ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से।
तो इसलिए इसको CFT कहते हैं, क्योंकि मेटल और लिगेंड का बॉन्ड क्या था, आयनिक था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल तो आयनिक के केसेस में बनता है, ठीक है ना, कोवलेंट के केसेस में क्रिस्टल बहुत कम बनते हैं, डायमंड का क्रिस्टल है तो वो बहुत कम केसेस में वो कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हमने क्या होता है। CFT के कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे फिर आगे स्टार्ट करेंगे। फीचर्स, फीचर्स ऑफ CFT। पहला फर्स्ट फीचर था इसका बॉन्ड आयनिक था, मेटल लिगेंड बॉन्ड आयनिक था। मेटल लिगेंड बॉन्ड was assumed to be ionic. Forces similar to the forces which exist between the ions in a crystal, ये माना। फिर इसने ligands को माना point charges या dipoles। assumed ligands to be point charges या फिर डाइपोल। पॉइंट चार्जेस मीन्स एनायनिक लिगेंड्स। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है, एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, एनायनिक लिगेंड्स, सही ना। और दूसरा डाइपोल का मतलब कि न्यूट्रल लिगेंड्स, उन्हीं में डाइपोल मूवमेंट होगी, न्यूट्रल लिगेंड्स। तो ये इसने माना। दूसरा, एंड सेंट्रल मेटल आयन टू बी कैटायन। assume central metal ion as cation and central metal atom as cation। ये assumption थी इसकी। सेंट्रल मेटल आयन को कैटायन माना और लिगेंड को माना पॉइंट चार्जेस या डाइपोल माना। लिगेंड को पॉइंट चार्जेस या डाइपोल माना था। फिर इसके अलावा इसने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग तो एक्सप्लेन कर दी थी। एक्सप्लेन्ड डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, d orbitals splitting। d orbital splitting नॉट s और p। s और p की स्प्लिटिंग को कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था और वो होती नहीं है, सही ना। जो s और p ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। वो क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। तो इसने ये एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अलावा तो ये पॉइंट से, और हाइब्रिडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी क्योंकि बॉन्ड आयनिक था ना। डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाइब्रिडेशन। इसने मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्सप्लेन कर दिया था। मैग्नेटिक मूवमेंट, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन कर दिया था। एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। ये इसकी एडवांटेज थी कि इसने इनको एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस तरह से CFT के फीचर्स थे। क्लियर, फीचर्स ऑफ CFT। और इसमें डीजनरेसी और डी ऑर्बिटल्स की मेंटेन नहीं थी, ये ध्यान रखना है। लिगेंड्स की, इसलिए डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। कैसे स्प्लिट होते हैं वो देखेंगे अभी, सही। तो ये फीचर्स थे CFT के। फिर इसने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी थी CFT में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टू डिफरेंशिएट बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये पूछते हैं क्या होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन विच डिफरेंट लिगेंड्स आर, क्या होती है सीरीज ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन विच डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग CFSE वैल्यूज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन विच सीरीज इन विच different ligands are arranged in order of their increasing crystal field splitting energy CFSE values। तो ये बहुत जगह काम आएगी, इसको याद करना है। पहले मैंने बताया हुआ है, कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बनाते हैं, इंक्रीजिंग वैल्यूज। कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और कार्बन नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन डोनर्स वीक लिगेंड होते हैं। तो ये पूरा याद करना है, इसमें पूरी सीरीज है ये। जैसे पहले ये वीक लिगेंड्स लिखेंगे,
ये वीक लिगेंड्स लिखेंगे, फिर बॉर्डर लाइन लिगेंड्स और फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो वीक लिगेंड्स कौन कौन से हैं, जैसे आई माइनस, बी आर माइनस, एस सी एन माइनस, ये थोड़ा एस टू माइनस, एस सी एन माइनस, एस टू माइनस, एस सी एन माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस, देन NO3 माइनस, OH माइनस, फिर यूरिया, फिर अल्कोहल, फिर अल्कोहल। ये वीक लिगेंड्स में आएंगे सारे। ये वीक WFL है, ये ध्यान रखना WFL, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, WFL है, दीज आर WFL। अब है बॉर्डर लाइन लिगेंड्स। बॉर्डर लाइन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड भी बन सकते हैं, वीक फील्ड भी, डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रल मेटल आयन ऑल्सो। बॉर्डर लाइन लिगेंड्स, बॉर्डर लाइन लिगेंड्स कौन से हैं? बॉर्डर लाइन लिगेंड्स नोट कर लेंगे एक बार। OX2 माइनस, ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। O2 माइनस, OX माइनस, OX2 माइनस, O2 माइनस, H2O, NCS नेगेटिव, NCS नेगेटिव जो कि जैसे SCN माइनस को लेते हैं, क्वेश्चन आता है SCN माइनस को वीक लेना है तो NCS माइनस को स्ट्रॉन्ग। EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस, NH3। अब NH3 आगे भी लेंगे, इसको पीछे भी लेंगे, तो ये ध्यान रखना है NH3 को उधर भी लेंगे, इधर भी लेंगे। ये ध्यान रखना इसके अंदर NH3। तो वो ये हमारे क्या है, बॉर्डर लाइन लिगेंड, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों में काउंट होते हैं। अब SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पूरी सीरीज याद करनी है। SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आ जाएंगे हमारा NH3 आ जाता है इसके अंदर भी, NH3 इधर भी आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में काउंट होता है मैक्सिमम केसेस में। NH3, पायरिडीन, इथेन 1,2 डाइमीन, DIPY, डाईपायरिडीन, डाईपायरिडीन, NO2 माइनस, CN माइनस, CO। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ये इनका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएंगे सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स जो हैं ये वाले हैं, इसको मैं एक बार नंबर्स थोड़ा बता देता हूँ इसको याद करने का। अगर खुद कर बनाना चाहें खुद बना के कर लेंगे, नहीं तो मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ उसको याद करने का। तो ये यहाँ पे इस तरीके से है, जैसे I माइनस, BR माइनस, S2 माइनस। सुन लेंगे एक बार। आइब्रिस, आइब्रिस, ये पूरा आइब्रिस, आइब्रिस है, प्लेस इन यूके, प्लेस इन यूके होता है आइब्रिस। आइब्रिस से कनाडा, आइब्रिस से कनाडा। कल फिर नाइट्रेट, ने कहा अलग से याद कर लेना, ने कहा अलग से याद कर लेना। नाइट्रेट, ने कहा अलग से याद कर लेना। नाइट्रेट, ने कहा, ये अलग से याद कर लेना। ओ यूरिया, ओ यूरिया अल्कोहला, अल्कोहला, ओ यूरिया अल्कोहला। आइब्रिस से कनाडा, कल फिर नाइट्रेट, ने कहा, ओ यूरिया अल्कोहला। फिर इसमें ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, इसके पहले ऑक्सिलेटो से पहले सुन याद कर लेना। सुन, सुन, सुन अलग से है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। सुन ऑक्सिलेटो, ओ ज़्यादा बड़ा बोलना है इसको। सुन ऑक्सिलेटो, पानी H2O एंड कैस्ट्रॉल, कैस्ट्रॉल ऑयल जो होता है, पानी एंड कैस्ट्रॉल, H2O एंड कैस्ट्रॉल, पानी एंड कैस्ट्रॉल से उड़ता, उड़ता का इड़ता, इड़ता एमोनिया, इड़ता एमोनिया। सुन ऑक्सिलेटो, पानी एंड कैस्ट्रॉल से उड़ता एमोनिया, पानी एंड कैस्ट्रॉल से उड़ता एमोनिया। लास्ट है अभी, इसमें ऐसे कर लेंगे, जब पहले याद कर लेंगे, जब, जब NH3PY इन DP, NH3PY इन DP, नाइट्रो सुने क्यों, नाइट्रो सुने क्यों। तो ये आता नाइट्रो सुने क्यों, नाइट्रो के DP में जब NH3 और PY है तो वो किसी की बात क्यों सुने, ऐसे करके कुछ स्टोरी बन जाती है। जब, जब अलग से याद करेंगे, NH3PY इन DP, नाइट्रो सुने क्यों। तो ये पूरा याद कर लेंगे इसको, ये काफ़ी जगह काम आएगा। और इन जनरल मैंने बता रखा है सब कुछ डिटेल में पहले भी VBT के अंदर, तो ये याद कर लेंगे पूरी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से हैं, बॉर्डर लाइन लिगेंड्स कौन से हैं, ये CFT में हमें पता लगता है।
और वीबीटी इसको इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये पूरी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट स्टडी करेंगे अब, जैसे हमें CFT स्टडी करना है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अब इसमें मानना है, पहले इनिशियली ध्यान देना कि जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, ध्यान देना, जैसे ही सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड्स अप्रोच करते हैं इनिशियली, सेंट्रल मेटल आयन के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। सेंट्रल मेटल आयन के पास क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से? DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2, DZ2। ये इस तरह से डी ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के पास। जैसे ये X है, ये Y है, अगर तो DXY तो ऐसे होगा, DYZ भी होगा, YZ होगा तो कुछ, इसको हम शो तो नहीं कर सकते इसमें, DYZ अगर दिखाएंगे तो सपोज मैंने ये ले लिया DXYZ, कुछ ऐसे मान लेंगे सेंट्रल मेटल आयन में। YZ अगर मैं ले लेता हूँ तो मतलब एक्सिस के, कहने का मतलब है ये एक्सिस के अराउंड नहीं होगा। अगर मैं YZ इसको मान लेता हूँ एक्सिस को, तो ये ऐसे इस टाइप से आ जाएगा, एक्सिस पे नहीं आएंगे। DXZ लेंगे तो X और Z मान लिया, ये भी एक्सिस पे नहीं आ रहा। ये मैं बाद में डिटेल में प्रूव करूंगा एडवांस लेक्चर्स में, लेकिन अभी इसको ऐसे ही ध्यान रखते हैं। अब ऐसे अगर DX2 Y2 आएगा, DX2 Y2, तो ये एक्सिस पे आएगा, ये एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस तो ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस पे आ रहा है। और DZ2 भी ऐसे ही कहाँ होगा? एक्सिस पे। डी मान लीजिए जेड एक्सिस है तो ये DZ2, ये जेड एक्सिस है ना। और ये इसकी 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि XY प्लेन में होगी, जो कि कहाँ होगी? XY प्लेन में। DZ2, दिस इज DZ2, ये DZ2 है, ये DX2 Y2 है, ये DX2 Y2, और ये DXZ, ये DYZ, ये मतलब DXY, DYZ, DXZ, ये तीनों के तीनों क्या है? एक्सिस पर नहीं कर रहे हैं। DXY है तो XY प्लेन में होगा, DYZ है तो YZ प्लेन में होगा, DXZ है तो XZ प्लेन में होगा, नॉट अलोंग द एक्सिस। मतलब DXZ है तो X एक्सिस से 45 डिग्री पे है और Z एक्सिस से भी 45 डिग्री पे, इस तरीके से कुछ मान सकते हैं। सिर्फ एक्सिस पे कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं? एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं? एक्सियल डी ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पर लाई करते हैं, वो कौन सा? DX2 Y2 X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे लाई कर रहा है, DZ2 Z एक्सिस पे लाई कर रहा है। बस इसके बाद 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है एक, जो कि XY प्लेन में है, जो कि कहाँ है? XY प्लेन में। तो CFT हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टडी करेंगे तो इनिशियली जो सेंट्रल मेटल आयन है, इनिशियली जो सेंट्रल मेटल आयन होगा, उसमें सेंट्रल मेटल जो आयन होगा इनिशियली, उसमें क्या होगा? उसमें जब लिगेंड्स आएंगे, उसके जो डी ऑर्बिटल्स होंगे, डी ऑर्बिटल्स अगर मैं सारे कंबाइन कर दूं, सेंट्रल मेटल आयन के सारे डी ऑर्बिटल्स कंबाइन कर दूं, तो XY प्लेन में भी होंगे, YZ प्लेन में भी होंगे, XZ प्लेन में भी होंगे, X एक्सिस के लॉन्ग भी होंगे, Y एक्सिस के लॉन्ग भी, Z एक्सिस के भी लॉन्ग भी। तो हर जगह डी ऑर्बिटल्स हैं। इसलिए हम मान सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, इसके अराउंड डी ऑर्बिटल्स का सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड बनेगा। पहले ये सेंट्रल मेटल आयन और इसके अराउंड क्या बन रहा है? दिस इज सेंट्रल मेटल आयन। इसके अराउंड क्या बना? डी ऑर्बिटल्स का सिमेट्रिकल स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, सिमेट्रिकल स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बनता है इनिशियली सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड है। तो जब लिगेंड्स आएंगे हर एक डायरेक्शन से, मान लिया मैंने, आएंगे तो सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक अमाउंट से रेंज होगी। ये लिगेंड्स आ रहे हैं, ये लिगेंड्स आ रहे हैं, ऑल द डी ऑर्बिटल्स एनर्जी विल बी रेज्ड बाय सेम अमाउंट, है ना। जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम अमाउंट से बढ़ जाएगी। जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ जाएगी, ऐसा माना जाता है। हाइपोथेटिकल है, दिस वाज हाइपोथेटिकल, ये हाइपोथेटिकल था कि सबकी एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ती है जब, लेकिन लिगेंड ज़्यादा क्लोज आएंगे। नहीं तो अगर ऐसा ही होता सबकी एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ती, तो फिर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते फिर, क्योंकि लिगेंड जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही अप्रोच करेगा। ऑक्टाहेड्रल है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन से अप्रोच करेगा। और अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल है तो इनमें से एक्सिस पे क्लोज तो नहीं, एक्सिस से अप्रोच तो नहीं करेगा, लेकिन एक्सिस के क्लोज कहीं पास से अप्रोच करेगा। तो ये दिमाग में रखना कि अगर लिगेंड्स की डायरेक्शन नहीं होगी तो ज्योमेट्रीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, इसलिए स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल्स की। कैसे होगी चेक करते हैं इसको।
अब इसमें मैं एक हिंट और दे देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि क्या कहते हैं, जैसे डी और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, या यहाँ पे अगर समझ आता है तो इधर देखेंगे एक बार। जैसे ये हमारे पास SF6 है, सपोज SF6, ये डिटेल कोई पूछेगा नहीं लेकिन मुझे पता होना चाहिए। SF6 में जितने भी लीगेंड्स हैं, जितने भी F लीगेंड्स हैं वो सब क्या हैं, जितने भी लीगेंड्स हैं सब 90 डिग्री पे हैं, वो सब 90 डिग्री पे हैं, यानी एक्सिस पे मान सकते हैं इनको जैसे मैंने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। तो ऐसे मान सकते हैं इसको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हर एक्सिस पे लीगेंड्स है, हर एक्सिस पे क्या है, लीगेंड्स है। तो इसमें अब सेंट्रल मेटल आयन के कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं जो लीगेंड की एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेंगे, वो हमारे कौन से होंगे, जो एक्सियल लीगेंड्स होंगे। जैसे मैंने माना ये अगर एक्स एक्सिस है, ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अब डी ऑर्बिटल का जो सेंट्रल मेटल आयन, जो इसका डी ऑर्बिटल होगा कौन सा, डी जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा इसी एक्सिस पे। तो लीगेंड की एक्सिस ये क्या होगा, डी जेड स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो लीगेंड की एक्सिस और सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल की एक्सिस और लीगेंड की एक्सिस एफ की एक्सिस सेम हो गई, तो इसलिए डी जेड स्क्वायर की रिपल्शन ज़्यादा। ऐसे ही अगर हमारा कौन सा आता है ऑर्बिटल, अगर हमारा आता है डी एक्स और वाई स्क्वायर, तो ये भी एक्स और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एग्जैक्टली एक्स और वाई एक्सिस पे। एक्स और वाई एक्सिस पे होने की वजह से इस तरीके से होगा, ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये सेम हो जाएगी एक्सिस, तो एक्सिस सेम हो जाएगी, तो डी एक्स वाई स्क्वायर की भी रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो कुछ ऐसा मान सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन जो है उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो जो एक्सिस पे होंगे वो लीगेंड की एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेंगे और उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी। और कौन से सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स एक्सिस पे होते हैं, सिर्फ डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों एक्सियल लीगेंड्स हैं, इसलिए ये दोनों डी ऑर्बिटल्स रिपेल ज़्यादा होंगे तो इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी और बाकी तीनों की एनर्जी कम हो जाएगी एवरेज एनर्जी से। बाकी तीनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एवरेज एनर्जी से। बहुत सिंपल सा केस है ये। एम कोई भी सेंट्रल मेटल है, अब इसमें तो तीनों एक्सिस तो होंगी, तीनों एक्सिस होंगी, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कैसे भी मान सकते हैं ये इस तरह से। तो ये यहाँ पे भी लीगेंड होगा, यहाँ पे भी लीगेंड होंगे यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में भी लीगेंड होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा लीगेंड, इस डायरेक्शन में भी। ये लीगेंड है सेंट्रल एटम के, ये लीगेंड है, और इसका सेंट्रल एटम के ही डी ऑर्बिटल्स जो होंगे, ये मान लिया मैंने एक्स मान लिया, और ये वाई मान लिया, ये जेड मान लिया। तो जो डी ऑर्बिटल होंगे एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो यहीं आएगा। तो लीगेंड की एक्सिस और डी ऑर्बिटल की एक्सिस सेम हो गई, इसलिए डी ऑर्बिटल की रिपल्शन ज़्यादा होगी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की रिपल्शन ज़्यादा होगी। ऐसे डी जेड स्क्वायर कहाँ होगा, जेड एक्सिस पे, तो इसकी रिपल्शन ज़्यादा होगी। लेकिन डी एक्स वाई तो एक्सिस पे नहीं होगा, डी एक्स वाई तो कुछ इस तरीके से होगा, डी एक्स वाई तो ऐसे लाएगा ना, लीगेंड के एक्सिस से कोइंसाइड करेगा नहीं, ऐसी वाई जेड कोइंसाइड नहीं करेगा, ऐसे एक्स जेड भी कोइंसाइड नहीं करेगा। तो इसलिए जो स्प्लिटिंग होगी वो इस तरीके से कुछ होगी। इनिशियली क्या होगा, ध्यान देना, ये डी ऑर्बिटल्स हैं, इनिशियली ऐसे होंगे, उसके बाद सबकी एनर्जी एक अमाउंट से बढ़ेगी, ये इस तरह से सबकी एनर्जी एक अमाउंट से। ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनिशियली ये फ्री मेटल आयन के अंदर है, फ्री मेटल आयन के अंदर ये इसमें। अब जैसे ही लीगेंड्स आए तो पांचों की एनर्जी इनिशियली सेम अमाउंट से बढ़ जाएगी, पांचों की एनर्जी क्या हो गई, सेम अमाउंट से बढ़ गई। और उसके लीगेंड जब ज़्यादा क्लोज आएंगे तो ये स्प्लिटिंग होगी इस तरीके से। अब कौन से डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी, ये हम पढ़ रहे हैं CF10 ऑक्टेट, ये डायग्राम पूछते हैं पेपर के अंदर कि डायग्राम बनाओ फॉर CF10, शो CF10 स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो वी आर स्टडिंग CF10 फॉर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस में स्टडी कर रहे हैं, ये ध्यान रखना इसके अंदर, CF10 फॉर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे, ये यहाँ पे अब स्प्लिट हो गए, ये जो नीचे एनर्जी वाले आए इसे बोलते हैं बैरी सेंटर, जो सेंटर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन, बैरी सेंटर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
बेरी सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये जो नीचे जो 3 ऑर्बिटल्स आए हैं वो कौन कौन से होंगे, DXY, DYZ, DXZ, ये 3 नीचे है। और जो ऊपर आए हैं वो कौन कौन से हैं, DX2Y2, DZ2, DX2Y2 और DZ2, ये ऊपर जो आए हैं 2 d ऑर्बिटल। तो जो नीचे आए हैं, जो नीचे d ऑर्बिटल्स आए हैं, इसको बोलते हैं T2G, T2G। और जो ऊपर आए हैं लेवल में वो EG, G जेरेड है, G यहाँ पे जेरेड है, जेरेड मीन सिमेट्रिकल। T2G और EG, T2G ऑर्बिटल्स हैं, ये EG, T2G की एनर्जी कम और EG की एनर्जी ज़्यादा। और क्या कहते हैं, ये हमारा रेफरेंस एनर्जी लेवल है, ये बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पे। ये कहाँ पे, फ्री मेटल आयन कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे। ये इनिशियली पांचों की, ये क्या है, सिमेट्रिकल, ये जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं ये है सिमेट्रिकल स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड के अंदर। जो मैंने बताया ना, 5 d ऑर्बिटल्स जो सेंट्रल एटम के पास आएंगे, पांचों के पांचों मिलेंगे तो एक क्या बनेगा, सिमेट्रिकल स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, सिमेट्रिकल स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बनेगा, क्रिस्टल फील्ड ये बनेगा। इसलिए पांचों की एनर्जी सेम अमाउंट। कोई भी अगर एस भी देखें, एस का तो होता ही स्फेरिकल है, पी भी अगर तीनों पी ऑर्बिटल्स कंबाइन कर देंगे तो ये क्या बनेगा, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड जो कि सिमेट्रिकल होगा। ये ऐसा मानते हैं, हाइपोथेटिकल होता है, लेकिन लिगेंड हर एक डायरेक्शन से जब अप्रोच करते हैं तो कुछ डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है, एवरेज एनर्जी लेवल सेम रहता है। तो T2G लेवल, EG लेवल। और ये जो डिफरेंस है, ये यहाँ पे जो डिफरेंस है ये ध्यान देना है, इसमें ये होता है -0.4 डेल्टा O, ये डिफरेंस है, दिस इज -0.4 डेल्टा O। और डेल्टा O क्यों लिख रहे हैं, डेल्टा O क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऊपर ऊपर ज़्यादा बढ़ती है एनर्जी, 0.6 डेल्टा O। ये याद करना डायग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, 0.6 डेल्टा O और -0.4 डेल्टा O। नेट जो डिफरेंस होता है इनका, इसको बोलते हैं डेल्टा O। डेल्टा O क्यों बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। डेल्टा क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो एनर्जी बड़ी दोनों डी ऑर्बिटल्स की, वो कितनी बड़ी, 0.6 डेल्टा O। और नीचे जो कम हुई एनर्जी, -0.4 डेल्टा O, -0.4। मैंने सेम अमाउंट से लगभग एनर्जी बढ़ी है, देखेंगे तो ऊपर 2 डी ऑर्बिटल्स हैं तो एक की एनर्जी 0.6 तो दूसरे की 0.6, 1.2 हो गया। नीचे भी 0.4 एक की है नेगेटिव, दूसरे के भी 0.4 नेगेटिव, तीसरे के भी 0.4 नेगेटिव, तो -1.2 नीचे, +1.2 ऊपर। तो सबकी जो 2 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी है वो 1.2 डेल्टा O बढ़ी है। 3 डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी कम हुई है वो -1.2 कम हुई है। तो यहाँ पे डेल्टा O की जो वैल्यू होती है, डेल्टा O तो एक वेरिएबल है, वो डिपेंड करेगा लीगेंड्स के ऊपर। लीगेंड स्ट्रॉन्ग तो डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा, लीगेंड वीक तो डेल्टा O की वैल्यू कम। तो इसमें अब डेल्टा O जो है, डेल्टा O की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ध्यान देंगे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे डायग्राम तो करना ही करना है इसका। डायग्राम मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि किस तरह से बनता है डायग्राम इसका। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ध्यान देंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में डेल्टा O बहुत ज़्यादा होगा, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी मीन्स जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए सिंगल ऑर्बिटल के अंदर। पेयरिंग एनर्जी की डिफरेंस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन बोर्ड ने, डेल्टा O और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, इसको रिलेट करेंगे कैसे। तो डेल्टा O क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी जो डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, डी ऑर्बिटल्स को 2 लेवल्स में स्प्लिट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। और डेल्टा O यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी। पी हेयर इज पेयरिंग एनर्जी, ये ध्यान रखना, पी हेयर इज पेयरिंग एनर्जी। तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। अब इसमें पेयरिंग एनर्जी डेल्टा O ज़्यादा है, यानी पेयरिंग एनर्जी कम है। हमने एनर्जी दी सेंट्रल मेटल आयन को, तो पहले क्या होगा, पहले कौन सी एनर्जी रीच कर जाएगी, पेयरिंग एनर्जी रीच कर जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन में भर दिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो चौथा इलेक्ट्रॉन या तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन या तो नीचे आएगा यानी T2G लेवल में आएगा या EG लेवल में आएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे अगर आ रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ रहा है तो उस केस में चौथा इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आएगा कब, जब डेल्टा O ज़्यादा है। क्यों, तो डेल्टा O ज़्यादा, पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है, हमने एनर्जी दी तो पेयरिंग एनर्जी पहले रीच कर जाएगी, इसलिए तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। लेकिन अगर डेल्टा O लेस देन P है,
तो इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, डेल्टा ओ ये वाली वैल्यू क्या है, कम है, तो चौथा